हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी की 4 PM एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। शाम को 4 बजे इस क्लास को लाता हूं मंडे टू फ्राइडे आपके लिए टॉपर्स के अंदाज में। टॉपर्स का अंदाज ये होता है कि आप ट्रांसलेशन के साथ में सेंटेंस की ग्रामर और सेंटेंस की वोकैब को भी अलग से फोकस से समझें। बस यही हम करने वाले हैं आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल के साथ। आफ्टर द स्टॉर्म इसका टाइटल है। ये एडिटोरियल आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा क्योंकि फाइनेंशियल है, बहुत सारी नई टर्म्स आप सीखोगे फाइनेंस से रिलेटेड, साथ ही साथ ग्रामर और वोकैब बहुत रिच है। तो आज आप जो भी सीखोगे फोकस से अगर सीखा होगा तो इस क्विज़ पे आप अप्लाई करेंगे। इस क्विज़ को आप खुद से करने में एबल होंगे अगर आप इसको पूरे मन से एडिटोरियल को देखेंगे, है ना। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन मिलेगा लाइव, लेकिन एक कोशिश खुद भी ज़रूर देना। एग्जाम लेवल का क्विज़ मैंने बनाया है। शुरू करते हैं, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद। अच्छा, कौन सा तूफान भाई? कह रहा ऑन टाइटनिंग स्क्रूटनी ऑफ लार्ज NBFC। कह रहा बात कर रहा है टाइट करने की। टाइटन करना मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा जो ना टाइट करना। टाइट आप समझते हैं ना, ये मैं आपको समझाऊंगा ये वर्ड कैसे बना, भी रुक जाओ। कह रहा बात हो रहा है टाइट करने की स्क्रूटनी को, और ज़्यादा टाइट तरीके से जाँच को, स्क्रूटनी को बड़ी बड़ी NBFCs की। NBFC होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ। ऐसी कंपनियां जो हमें लोन भी देती हैं लेकिन बैंक की भूमिका को अदा नहीं करती हैं, है ना। बैंकिंग लाइसेंस जिनको नहीं मिला हुआ है। तो कह रहे अब कोई बड़ा तूफान आया है, बड़ा स्टॉर्म आया है, उसके बाद टाइट कर रहे हैं हम अपनी पकड़ को, अपनी जांच को इन NBFCs के ऊपर, इन बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो टाइटल में ही। स्क्रूटनी का मतलब होता है जाँच, इन्वेस्टिगेशन बोलो, प्रोब बोलो, एग्जामिनेशन बोलो, सभी के सभी स्क्रूटनी के सिनोनिम्स हैं, है ना। टाइटन करना है वर्ड कैसे बना है? देखो, इंग्लिश में बहुत सारे नाउन्स और बहुत सारे एडजेक्टिव्स के आगे एन लगा करके आप वर्ब बना देते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, टाइट के आगे एन लगाया तो टाइटन, किसी चीज़ को टाइट करना, है ना। जैसे किसी ढक्कन वक्कन को आपने टाइट कर दिया तो आप बोलोगे आई हैव टाइटन दिस कैप, है ना। स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ देना। डीप से डीपन, किसी चीज़ को और गहराना। डीप मतलब गहरा, डीपन मतलब गहराना। हाइट से हाइटन, किसी चीज़ को और हाइट देना और ऊपर लाना। स्ट्रेट से स्ट्रेटन, किसी चीज़ को और स्ट्रेट बनाना और सीधा करना। तो जब जब आप ये एन वाला देखें, उससे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव पढ़ाओ, हाइट पढ़ाओ, स्ट्रेंथ पढ़ाओ, टाइट पढ़ाओ, आप समझ जाएं ये वर्ब है, किसी चीज़ को वो वाली जो है ना उस चीज़ को इसी रूप में ढाला गया है, स्ट्रेट किया गया, हाइट दी गई है, ये डीप किया गया है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ना इस तरह की चीज़ों को पकड़ना। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द RBI's प्लान टू टाइटन स्क्रूटनी ऑफ लार्ज NBFCs इज़ क्रिटिकल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्लान है, जो इसका योजना है टाइटन करने का और ज़्यादा टाइट करने का, है ना। और किसको? स्क्रूटनी को, जांच को। अच्छा, किसकी? बड़ी बड़ी NBFCs की, बड़ी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की। कह रहा है ये जो प्लान है ना, ये बड़ा ही क्रिटिकल है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और किसके लिए? हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, हमारी आर्थिक संतुलन के लिए। समझ गए ना। कह रहे हैं ये प्लान अपने आप में बहुत अच्छा प्लान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, बड़ा ही काम आएगा आगे के टाइम हमारे बाजार में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, उसमें इसकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट है आपका प्लान, वर्ब है आपके इज। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग का पहला स्टेप है। तो सारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको एक्वा ब्लू कलर में मिलेगा, सारे सेंटेंसेस के हर सब्जेक्ट की वर्ब मिलेगी पिंक कलर में। अब पूरा आर्टिकल देखते जाएं, सब्जेक्ट वर्ब को माइंड में मैच करते जाएं, है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। शुरू करेंगे आर्टिकल को एक समरी के साथ, लेकिन उससे पहले एक लाइक और एक शेयर जरूर दे इस वीडियो को। मैं छोटा सा टारगेट देता हूँ 2000 का, शायद कभी तो पूरा होगा। 1500-1600 पे आगे आप रुक जाते हो। आपके लाइक्स और शेयर से बहुत रीच मिलती है चैनल को, है ना। दूसरी चीज़, मेंबर स्पेशल वीडियोस में कल मैंने राइटिंग स्किल की वीडियो अपडेट कर दी है ना, फॉर एवरीवन। हालांकि ये प्रीमियम कंटेंट की वीडियो थी, लेकिन ये सबके लिए मैंने ओपन रखी क्योंकि बहुत लोगों के एग्जाम्स हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर। ये थी एसए की वीडियो। लेटर्स की वीडियो इस वीक में आएंगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो मेंबर्स के लिए ही होंगी, है ना। तो अगर आप मेंबर हैं ऑलरेडी तो इस प्लेलिस्ट को चेक करते जाएं, और अगर मेंबर नहीं है तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबर आप बन सकते हैं। इसके अंदर आपको 50-50 वीडियो मिलती हैं एसएससी के लिए और बैंक्स के लिए अलग अलग, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट, आरसी, PQRS सबको मैं सिखाता हूँ कैसे लॉजिक के साथ करना है। एग्जाम की अप्रोच सीखें, मेंबर बने। अब इसकी समरी समझो किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, कुछ कंपनियां होती हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां,
जो कि बैंक नहीं होती लेकिन बैंक की भूमिका अदा करती हैं, हमें लोन देती हैं, जैसे कि मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, फुलरटन इंडिया। ये सब कंपनियां बैंक नहीं है लेकिन आप इनसे लोन ले सकते हो जा करके। अभी ये कंपनियां बहुत बड़ी हो गई हैं। अभी तक आरबीआई इनको कंट्रोल नहीं करता था क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस है ही नहीं, लेकिन अब आरबीआई ने क्या सोचा है, ये कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि आने वाले टाइम में पूरे बाजार को ढा सकती हैं अपने साथ, है ना, खराब कर सकती हैं। तो अब आरबीआई इनको भी कंट्रोल किया करेगा। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है बिल्कुल सही प्लान है आरबीआई का। कई ऐसी कंपनियां पिछले कई सालों में डूबी हैं और उसकी वजह से भारत का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत खतरे में आया है। तो कह रहा है आरबीआई ने सही सोचा, अब इसको जो एक कंट्रोल करेगा, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाले टाइम में इंश्योर होगी हमारे बाजारों में। समझ गए? बस ये इसकी समरी है आसान भाषा में। आरबीआई के मूव का वेलकम कर रहा है, वेलकमिंग या लॉडेटरी इसकी टोन है आज के आर्टिकल की। शुरू करने वाले हैं। समरी को डालना कमेंट सेक्शन में लिख करके। आजकल मैं समरीज को रेट कर रहा हूँ, आपकी समरी का भी नंबर आ सकता है ना, इंग्लिश में लिख करके डालो। चलिए, कह रहे आरबीआई हैज़ प्रपोज्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इट्स रेगुलेटरी अप्रोच टूवर्ड्स इंडियाज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या एनबीएफसीज from a general approach of light touch regulation to one that monitors large players almost as closely as it does banks। लंबा सेंटेंस, ग्रामर रूल भी हैं, ध्यान से पढ़ो। कह रहा आरबीआई ने प्रपोज किया है। प्रपोज करना मतलब ऑफर करना, सोचना, किसी चीज़ का ऑफर करना। तो आरबीआई ने ऐसा सोचा है, प्रपोज किया है एक बहुत ही बड़ा बदलाव, अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। शिफ्ट मतलब बदलाव, है ना, एडजस्टमेंट। तो आरबीआई ने सोचा है या प्रपोज किया है या ऑफर किया है एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट या बदलाव इसकी रेगुलेटरी अप्रोच में, इसकी उस अप्रोच में जिसमें रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। अच्छा, किसकी तरफ? इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ, एनबीएफसीज की तरफ। अच्छा, ये शिफ्ट कैसा शिफ्ट है ना, किस तरह का बदलाव है? फ्रॉम लगा के बता रहा है, एक सीधी सादी अप्रोच से, जनरल सी अप्रोच से जो थी लाइट टच रेगुलेशन की। लाइट टच रेगुलेशन क्या होता है? आपको हम रेगुलेट तो करते हैं लेकिन आपसे हमारा टच बहुत लाइट है, आप पे हल्के से रूल हमारे लगते हैं, ज़्यादा मोटा मोटा हम आपको रेगुलेट नहीं करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं यहाँ से, इस जनरल अप्रोच से, और कहाँ तक, टू लगा के बता रहा है, एक ऐसी अप्रोच तक, वन, जो कि मॉनिटर करेगी लार्जर प्लेयर्स को, इनमें से बड़ी कंपनियों को, एनबीएफसी में से जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी है। और कैसे करेगी? उतनी ही क्लोजली, उतने ही नज़दीकी से जैसे आरबीआई किया करता है बैंक्स को। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहा है आरबीआई ने ऐसा एक प्रपोज किया है कि मैं बदलाव लेके आऊँगा अपनी रेगुलेटरी अप्रोच में एनबीएफसीज के सामने, और बदलाव होगा एक जनरल सी अप्रोच थी जो थी हमारी लाइट टच रेगुलेशन की, हल्का फुल्का हम इनको टच रखते थे, है ना, ज़्यादा रेगुलेट नहीं करते थे। अब हो जाएगी वो ऐसी वाली जो मॉनिटर करेगी बड़ी वाली एनबीएफसीज को उतने ही नज़दीकी से जितनी नज़दीकी से हम बैंक्स को किया करते हैं। सिंपल सेंटेंस, समझ गए होंगे। सब्जेक्ट वो पकड़ते जाएं। आरबीआई की वर्ब है हैज़ प्रपोज्ड, दैट की वर्ब है मॉनिटर्स, और इट की वर्ब है डज, है ना। जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखेंगे और फिर ग्रामर रूल देखेंगे, है ना। शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, चेंज बोल दो, ऑल्ट्रेशन बोल दो, एडजस्टमेंट बोल दो, है ना। बदलाव को बोलते हैं शिफ्ट। रूल जो है ना ग्रामर का, ये वाला है। देखो, आप एज के बीच में कभी एडजेक्टिव देखोगे और कभी एडवर्ब देखोगे, हमेशा इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी। एडजेक्टिव या एडवर्ब की हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगी। लेकिन आज अपने को सीखना है कैसे, कब बीच में एडजेक्टिव लगाया जाएगा और कब एडवर्ब लगाया जाएगा, इस चीज़ को दो सेंटेंसेस के जरिए सीखेंगे। रूल बहुत सिंपल है पर थोड़ा फोकस देना। माई फ्रेंड गीत इज़ एज स्मार्टली एज प्रियंका चोपड़ा। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है गीत, मैं कह रहा हूँ उतनी स्मार्ट है जितनी प्रियंका चोपड़ा है। माई फ्रेंड गीत इज़ एज स्मार्टली एज प्रियंका चोपड़ा। यहाँ पे लास्ट में इज़ आ भी सकता है, उसको आप जो है नहीं रखोगे तो भी ये माना ही जाएगा अपने आप, है ना। अब ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, एज बीच में एडवर्ब, बीच में फिर बाद में एज, तो स्ट्रक्चर तो आपके पास आएगी। अब आपको ये डिसाइड करना है ये एडवर्ब सही है गलत है। देखो कैसे डिसाइड होगा, अगर सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है तो लगेगी एडवर्ब। अगर सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब पड़ी है, कोई हैपन वर्ब रखी है ना, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ऐसी वर्ब रखी है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो आपको लगाना है एडजेक्टिव। फिर सुन लो, अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन वर्ब लगी है, तब लगेगी एडवर्ब। एक्शन वर्ब के लिए एडवर्ब आती है। अगर सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं लगी है तब आपको लगाना है एक एडजेक्टिव को। अब देखो, मेरी फ्रेंड उतनी स्मार्ट है जितनी प्रियंका चोपड़ा से, एक्शन क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ, लिंक वर्ब पड़ी है, तो स्मार्टली नहीं, स्मार्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना, ना कि एडवर्ब को। सिंपल सा फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब इसको अगले सेंटेंस पे अप्लाई करो। वीरेंद्र सहवाग प्लेस कवर ड्राइव एज ब्यूटीफुल एज ब्रायन लारा प्लेस, है ना। यहाँ पे प्लेस हो भी सकता था, नहीं लिखा हुआ तो भी आप मान लो लिखा ही हुआ है, ऐसा समझो, है ना।
वीरेंद्र सहवाग खेलता है कवर ड्राइव को उतने खूबसूरत अंदाज में जितना कि ब्रायन लारा खेलता है ना। अब देखो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, प्ले नाम की एक्शन वर्ब यूज़ हो रही है। अगर एक एक्शन हो रहा है, जैसे पिछले सेंटेंस में इज नाम की लिंक वर्ब आ रही थी, यहाँ पे प्ले नाम की एक्शन वर्ब आ रही है। अगर एक्शन हो रहा है तो आपको एज और एज के बीच में लगाना है एक एडवर्ब को, ना कि एडजेक्टिव को। लिखना चाहिए एज ब्यूटीफुली एज ब्रायन लारा। समझ गए? सिंपल सा रूल है, आज के क्विज में अप्लाई होगा। सिर्फ एक्शन से पकड़ें, अगर एक्शन हो रहा है तो एडवर्ब, अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो एडजेक्टिव। चलिए, ये सब का सब ये एक्शन वर्ब, लिंक वर्ब, हैपन वर्ब, ये मैंने आपको ग्रामर सीरीज में करवा दिया है। एडिटोरियल आप तभी देखें जब आपने ग्रामर मुझसे पढ़ ली हो, पूरा बेस अपना तैयार कर लिया हो, है ना। करें इफ इम्प्लीमेंटेड दिस कुड बी द बिगेस्ट ओवरहॉल ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सच फाइनेंस कंपनीज और शैडो बैंक्स इन ओवर 2 decades। कह रहा है अगर इम्प्लीमेंट हो गया, इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर ये ऊपर वाला लॉ लग गया, चल गया, तो कह रहे ये होगा दिस कुड बी सबसे बड़ा ओवरहॉल, सबसे बड़ा मॉडर्नाइजेशन, है ना। ओवरहॉल का मतलब होता है मरम्मत, मॉडर्नाइज करना, रिस्ट्रक्चर करना। कह रहे ये अपने आप में सबसे बड़ी मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। और किसके लिए? ऐसी फाइनेंस कंपनीज के लिए, या फिर जिनको हम बोलते हैं शैडो बैंक्स, परछाई वाले बैंक्स, है ना, बैंक की परछाई। और कब होगा? 2 डेकेड से ज़्यादा में, 2 दशकों में ज़्यादा से। तो कह रहे अगर ये लग गया रूल तो ये अपने आप में 2 दशक से ज़्यादा में सबसे बड़ा मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा इनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। अब देखो इसमें देखने वाले वर्ड्स। शैडो बैंक मतलब ये ऐसे बैंक्स हैं जो शैडो में रहते हैं, है ना, परछाई है बैंक्स की। ये बैंक है भी और बैंक नहीं भी, है ना। काम तो बैंक वाले हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, शैडो बैंक्स हैं। ओवरहोल करना मतलब किसी चीज़ को रिस्ट्रक्चर करना। जैसे आपका घर है, आपने उसको तोड़ फोड़ के नया बनाया, है ना, आपने उसको ओवरहोल किया, आपने उसको फिर से मॉडर्नाइज किया। और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब रेगुलेशन से रिलेटेड, मॉनिटरिंग से रिलेटेड ढांचा। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, है ना। कह रहे आफ्टर मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टर्स वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई एज CRB ग्रुप फर्म्स रिनीज्ड ऑन हाई इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन 1997, पार्लियामेंट bestowed greater powers over such firms to the central bank to fix the mess। अब देखो 2 दशक से ज़्यादा में क्या होगा, 2 दशक पहले क्या हुआ था ये सेंटेंस में बता रहा है ना। 20 साल पहले क्या हुआ था? कह रहे जब मल्टीट्यूड्स, कई सारे, मल्टीट्यूड मतलब कई सारे, कह रहे जब कई सारे इन्वेस्टर्स को छोड़ दिया गया था हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है बिना सहारे के, अबंडेंट। ये मैं बताऊंगा कैसे बना हुआ है। कह रहे जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को छोड़ दिया गया था हाई एंड ड्राई, अबेंडन कर दिया गया था, सपोर्ट के बिना छोड़ दिया गया था। और क्योंकि CRB ग्रुप की फर्म्स जो है वो रिनीज कर गई थी, अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर गई थी। और किस पे? हाई इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट्स पे 1997 में, ऐसी FDO पे जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। कह रहे जब ऐसा हुआ था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उनके हाल पे छोड़ दिया गया था। इस फर्म के दिवालिया हो जाने के बाद 97 में पार्लियामेंट ने बिस्टो कर दिया, पार्लियामेंट ने ग्रांट कर दिया, प्रोवाइड कर दिया बहुत सारी पावर्स को इन फर्म्स के ऊपर। और किसको दिया? सेंट्रल बैंक को, RBI को, ताकि वो फिक्स करे इस मैस को, ताकि इस प्रॉब्लम से का जो है ना इस प्रॉब्लम को सुलझाए, फिक्स करे मैस को। तो कह रहे 20 साल पहले ये हुआ था। CRB नाम की एक NBFC थी, उसने अपने फिक्स डिपॉजिट को देने से मना कर दिया, हाई इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट को। सारे इन्वेस्टर्स को उनके हाल पे छोड़ दिया, सारा पैसा उनका लेकर के भाग गई। तब पार्लियामेंट ने बहुत सारी पावर्स दी थी RBI को कि इन सारी कंपनीज को भी आप अच्छे से कंट्रोल करो। अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो। इन्वेस्टर्स की वर्ब है वर लेफ्ट, फर्म्स की वर्ब है रिनीज, पार्लियामेंट की वर्ब है बिस्टोड। अब वर्ड्स देखेंगे। हाई एंड ड्राई, ये वर्ड कहाँ से बना है? देखो हाई का मतलब है नशे में, ड्राई का मतलब है सूखा। व्हेन यू आर हाई, आपको बहुत प्यास लगती है। जब आप नशे में होते हो अल्कोहल के, तब आपकी बॉडी में बहुत सारा डिहाइड्रेशन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हो, आपको वैसे ही अपने हाल के बारे में नहीं पता है ना, नशे में झूल रहे हो, ऊपर से आपके पास पानी भी नहीं है, तो आप बहुत बुरी कंडीशन में होगे अगर आप पी करके आपसे पानी ले लिया जाए, है ना। हाई एंड ड्राई का मतलब वहीं से निकला है। आप विदाउट सपोर्ट होंगे, अबेंडेंट होंगे, कोई किसी ने आपको पिला भी दिया, नशे में भी आ गए और आपके पास पानी भी नहीं है ना। रिलीज का मतलब होता है अपना प्रॉमिस ब्रेक करना, टू ब्रेक अ प्रॉमिस और अरेंजमेंट। बिस्टो का मतलब होता है देना, ग्रांट करना है, प्रोवाइड करना। सिंपल वर्ड्स हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है द ट्रिगर नाउ इज सिमिलर दो द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम हैज चेंज्ड। कह रहा है इस बार जो ट्रिगर है ना, 1997 में तो ये घटना हुई थी, इस बार का जो घटनाक्रम है, जो इंस्टिगेशन है, जिसने भड़काया इस काम को, कह रहे वो वैसा ही है। हालांकि जो उसका स्केल है, जो लेवल है इस प्रॉब्लम का, वो बदल गया है, पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। समझ गए ना?
ट्रिगर का मतलब होता है कारण, इंस्टिगेशन वाला, भड़काने वाला। कह रहे द साइज ऑफ NBFC's बैलेंस शीट्स इज नाउ मोर देन अ क्वार्टर ऑफ दैट ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट्स फ्रॉम जस्ट अबाउट 12% इन 2010। कह रहे जो आकार है, जो साइज है इन NBFC का, इनकी बैलेंस शीट्स का, इज वो है नाउ अब से ज़्यादा, मोर देन से ज़्यादा, और किससे, एक क्वार्टर से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा, और किसका, उनका, दैट ऑफ, उनका जो है बैंक्स की बैलेंस शीट्स का, है ना। अब ये कहाँ से कहाँ आ गया, महज लगभग 12% से 2010 के अंदर। तो 2010 में सिर्फ 12% थी हमारे बैंकों का साइज, बैंकों के सामने NBFC, अब ये क्वार्टर से ज़्यादा हो गई है, 25% से ज़्यादा हो गई है ना। सिर्फ 10 साल में इन्होंने अपना साइज बहुत बड़ा कर लिया है, ये इसका कहना है। समझ गए, साइज इज नाउ मोर देन अ क्वार्टर ऑफ दैट या साइज ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट्स। अब आज सेंटेंस में देखने वाला ये ग्रामर कॉन्सेप्ट दैट क्या होता है ना। एडजेक्टिव चैप्टर में मैंने अच्छे से कराया हुआ ग्रामर वाली सीरीज में, अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको आना चाहिए। 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, दोनों सेंटेंस में एरर है। पहले एक बार कोशिश कर लो वीडियो को यहाँ पॉज करके। अगर ग्रामर सीरीज कर चुके हो मेरे भाई तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा इसमें से एरर को ढूंढना, फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलो, नेट प्रॉफिट ऑफ वोडाफोन फॉर 2021-22 इज एक्सपेक्टेड टू बी हाफ ऑफ एयरटेल। ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल ठीक है। जो नेट प्रॉफिट है वोडाफोन का 2021-22 में, वो एक्सपेक्टेड है कि वो आधा होगा एयरटेल का। भाई प्रॉफिट जो है वोडाफोन का वो एयरटेल का आधा होगा, सही बात तो है, लेकिन बात होगी गलत यार। प्रॉफिट जो वोडाफोन का है ना, वो एयरटेल के प्रॉफिट का आधा होगा, एयरटेल का आधा नहीं होगा। एयरटेल की तो तुम्हें कीमत पता ही नहीं है, पता नहीं कितनी कीमत होगी। हम तो वोडाफोन के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं एयरटेल के प्रॉफिट के साथ। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एयरटेल, समझे क्या हुआ यहाँ पे। हाफ किसका करना है, एयरटेल के प्रॉफिट का करना है, तो मैंने लिख दिया हाफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एयरटेल। अब ये सेंटेंस सही है लेकिन इसको इंप्रूव करना है। देखो यहाँ भी प्रॉफिट आ गया और यहाँ भी प्रॉफिट आ गया, तो क्या करो, इस द प्रॉफिट को निकाल दो और लगा दो इसकी जगह पे दैट। ये दैट क्या बता रहा है, पहले जो आपने प्रॉफिट वर्ड लिखा था उसी चीज को यहाँ पे जो है ना रिपीट होने से बचा रहा है। द नेट प्रॉफिट ऑफ वोडाफोन विल बी हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एयरटेल। नेट प्रॉफिट की जगह लगा दिया हमने दैट। तो इस तरह से आपको दैट लगाना होता है, जैसे यहाँ पे दैट लगा हुआ है। ये पिछले वाले के अंदर सेंटेंस में इस साइज को बता रहा है। साइज जो NBFC का वो क्वार्टर से ज़्यादा हो गया है साइज से। अब ये साइज के लिए यहाँ पे इसने दैट लगाया, साइज है बैलेंस शीट बैंक का। वैसे ये सेंटेंस, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर इंप्रेसिव देन बेन जॉनसन। शेक्सपियर का जो वर्क्स हैं, शेक्सपियर के जो लिटरेरी आइटम्स है, जो किताबें हैं, वर्क्स का मतलब होता है किसी राइटर की किताब या किसी पेंटर की पेंटिंग, है ना, वर्क के आगे एस लगे। तो शेक्सपियर की जो किताबें हैं वो ज़्यादा इंप्रेसिव हैं बेन जॉनसन से। ऐसा कैसे हो सकता है, शेक्सपियर की किताब को आप कंपेयर करोगे बेन जॉनसन की किताबों से, है ना, तो देन दैट ऑफ बेन जॉनसन, ये लिखूंगा ना, ध्यान देना। पिछले केस के अंदर आपने दैट लगाया था एक सिंगुलर नाउन के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे दैट लगा दिया आपने एक प्लूरल नाउन के लिए, वर्क्स के लिए। अगर यहाँ पे प्लूरल के लिए लगाना है तो दैट नहीं, यहाँ पे लगेगा दोज। समझ गए। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर इंप्रेसिव देन दोज ऑफ बेन जॉनसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म्स देयर बैलेंस शीट्स हैव मोर देन डबल्ड फ्रॉम 20.7 लाख करोड़ इन 15 टू 49.2 लाख करोड़ इन 2020। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, अगर आप जो है सापेक्षिक टर्म्स में बात करें, है ना, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीटली अपने आप से आप जो कंपैरिजन कर रहे हो। कह रहा है अगर इनका खुद से ही कंपैरिजन किया जाए एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर, तो उनकी बैलेंस शीट्स जो हैं वो मोर देन डबल हो गई हैं, दुगने से ज़्यादा हो गई हैं। 20.7 लाख करोड़ 2015 से 49.2 लाख करोड़ इन 2020। तो ऐसे इनकी टर्म जो है ना बैलेंस शीट NBFC की डबल से भी ज़्यादा हो गई है। सिंपल सेंटेंस, कह रहा है while this growth is a reflection of how lighter regulations have given them the flexibility to meet a range of financing needs from home loans to microfinance and large infrastructure projects। लंबा सेंटेंस से इतना ही पढ़ेंगे। कह रहे जहाँ ये जो ग्रोथ है, जहाँ ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है। अच्छा किस चीज़ की भाई, ऑफ लगा के बता रहा है। ऑफ कैसे लाइट रेगुलेशन से, कैसे कम रेगुलेशन ने उनको दिया है, और क्या दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। और किस चीज़ के लिए, मीट करने के लिए बहुत ही सारी फाइनेंशियल नीड्स को, और रेंज ऑफ फाइनेंशियल नीड्स को, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, रेंज बता रहा है। होम लोन से लेकर के, फ्रॉम होम लोन्स, वहाँ से लेके माइक्रो फाइनेंस
और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक। तो कह रहे ये ग्रोथ क्या है, ये इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है कि इनको हमने सही से रेगुलेट नहीं किया, कम रेगुलेट किया, और इस लाइट रेगुलेशन ने इनको फ्लेक्सिबिलिटी दी कि ये सभी बैंकिंग नीड्स को, फाइनेंशियल नीड्स को मीट करें। जिसको होम लोन लेना हो उसको होम लोन दे दें, जिसको माइक्रो फाइनेंस की दुकान खोलनी हो, माइक्रो फाइनेंस चाहिए उसको दुकान खुलवा दें, जिसको कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना हो लाखों करोड़ों रुपए भी उसको दे दें। कह रहे जहाँ इस ग्रोथ से ये रिफ्लेक्शन हमें मिला है। कह रहा इट ऑल्सो मैनिफेस्टेड इनटू अ सिस्टमिक रिस्क। कह रहे वहीं पे ये साथ ही साथ प्रकट हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ है एक सिस्टमिक रिस्क के तौर पे, एक सिस्टम में जोखिम के तौर पे। तो कह रहे इससे सिस्टम में जोखिम भी आ गया आज की डेट में। इनको डेवलपमेंट मिली लेकिन आज सिस्टम में बहुत सारा रिस्क आ गया है इन कंपनीज की वजह से। समझ गए ना। वाइल कंजंक्शन हमेशा दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को मिलाती है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चीज़ है वाइल के साथ, यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है वाइल के बाद। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखें, सब्जेक्ट वो आप मैच कर रहे होंगे। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट होना, किसी चीज़ का एविडेंस देना, है ना, किसी चीज़ का रिवील होना, सबके सामने आना, प्रकट होना। सिस्टेमिक मतलब दैट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ सिस्टम, है ना, सिस्टम से रिलेटेड मतलब सिस्टेमिक। कह रहा एंड दैट रिस्क वाज एपरेंट व्हेन वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फोकस एनबीएफसी प्लेयर्स ILNHFS अनरेवल्ड इन 2018। और यही रिस्क, यही जोखिम एपरेंट था, सबके सामने था। एपरेंट का मतलब है क्लियर, ऑब्वियस, सबके सामने। कह रहे यही जो रिस्क है सबके सामने था जब व्हेन एक जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था ना, फोकस्ड एनबीएफसी प्लेयर। देखो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फोकस एनबीएफसी प्लेयर्स हैं, उनमें सबसे बड़ों में से एक है ना। कह रहे जब इन सबसे बड़ों में से एक जो एनबीएफसी था जिसका नाम था ये वाली कंपनी ILFHS, ये अनरेवल हो गया, ये ढह गया। और कब? 2018 के अंदर। अच्छा कैसे ढहा? विद इट्स पेमेंट डिफॉल्ट्स कैटलाइजिंग ए क्राइसिस फॉर द एंटायर सेक्टर। इसके पेमेंट डिफॉल्ट्स के, इसके पेमेंट को ना देने को कैटलाइज करने के साथ ही, भड़काने के साथ ही एक क्राइसिस को पूरे सेक्टर के लिए। तो ILFHS 2018 में डूबा और इसने जो पेमेंट देने से मना किया ना, पैसे देने से जो दिवालिया हुआ, इस चीज़ ने कैटलाइज भी कर दिया, भड़का भी दिया क्राइसिस को पूरे ही बैंकिंग सेक्टर में। ऐसे डूबा था 2018 के अंदर। समझ गए? लंबे सेंटेंस है, वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन अपने आप में बहुत इजी है अगर आप वर्ड टू वर्ड चलें। एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, अनरेवल का मतलब होता है दो। पहला किसी चीज़ को रिवील करना। देखो ये वर्ड कैसे बना है। रेवल का मतलब होता है किसी चीज़ को बुनना, अनरेवल का मतलब होता है उधेड़ना। जैसे आपने स्वेटर है ना, स्वेटर को जब उधेड़ा तो आप उसको अनरेवल कर रहे हो, तो आप उसमें से रिवील करोगे। जैसे कोई समस्या है उसको अनरेवल करोगे तो मतलब उस समस्या की परतें खोल रहे हो आप, है ना, उस मिस्ट्री को सबके सामने ला रहे हो खोल करके। और अनरेवल का दूसरा मतलब है किसी चीज़ को फाड़ देना। जैसे स्वेटर को आप अनरेवल करते हो तो स्वेटर को आप फॉल अपॉर्ट कर देते हो, है ना, कोलैप्स कर देते हो। स्वेटर को डैमेज करते हो, स्वेटर को आप अच्छे से फाड़ जो है चीर फाड़ देते हो। तो अनरेवल के दोनों ही मीनिंग है। किसी चीज़ में चीर फाड़ होना वो भी अनरेवल है, और किसी मिस्ट्री का, किसी बड़ी समस्या का सुलझना वो भी अनरेवल होता है। एक ही वर्ड दोनों काम करेगा। स्वेटर से इसको कनेक्ट करके रखें। कैटलाइज करना होता है किसी चीज़ को भड़काना, एनकरेज करना, ट्रिगर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, हमेशा ध्यान रखें। दोनों ही मीनिंग अगर मोटे मोटे अलग अलग मीनिंग है तो आपको आने चाहिए। आज अनरेवल वर्ड को ही मैंने क्विज में यूज़ किया है ना, इसी वर्ड के दोनों मीनिंग्स को। ये वन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन लगे तो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फोकस एनबीएफसी प्लेयर्स, यहाँ पे एस लगना जरूरी था क्योंकि इनमें से ही एक को चुना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन को यूज करना है। कह द कोलैटरल डैमेज meant NBFCs could not raise funds easily and faced liquidity pressures। कह रहा है ये जो कोलैटरल डैमेज थी, कोलैटरल डैमेज का बैंकिंग टर्म से मतलब होता है आपकी गारंटी जो रखी हो ना वो डूब जाए। आपने गारंटी दी, वो गारंटी डूब गई, है ना, कोलैटरल डैमेज बोलते हैं बैंकिंग टर्म्स में। मैं इसको उस वर्ड को भी समझाऊंगा तोड़ के। अभी बैंकिंग टर्म्स में समझो, सिक्योरिटी डिपॉजिट को बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। कह रहा है जो कोलैटरल डैमेज इस बैंक को मिली ILFHS को, कह रहा है उसका मीनिंग ये निकला कि एनबीएफसी अब नहीं रेज कर पाएगी फंड्स को इजीली। अब एनबीएफसी को बाजार से या सरकार से आसानी से पैसे नहीं मिलेंगे आगे लोगों को उधार देने के लिए। कह रहा और यही एनबीएफसी फेस करेंगी या फेस लिक्विडिटी प्रेशर को, नकदी के प्रेशर को। अच्छा कौन सा प्रेशर? दैट एस्केलेटेड टू सॉल्वेंसी कंसर्न्स इन सम इंस्टेंसेस, जो कि एस्केलेट भी हो गया, जो कि बड़ा भी हो गया, इंटेंसिफाई भी हो गया सॉल्वेंसी के कंसर्न तक, फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस के कंसर्न तक। सॉल्वेंसी का मतलब
आपके पास पैसा है व्यापार करने का, ये ताकत आप में है तो आप में सॉल्वेंसी है। कह रहे ये वैसा प्रेशर था जो कि हाइटन हो गया सॉल्वेंसी कंसर्न्स तक कुछ इंस्टेंस में, कुछ एग्जांपल्स के अंदर। सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है क्योंकि वर्ड्स थोड़े अच्छे से यूज हुए हैं। कोलैटरल वर्ड को समझो, इसका मतलब होता है सेकेंडरी या सपोर्टिंग। अगर आपने कोई घर लिया और बैंक से लोन लिया उस घर के ऊपर, तो उस बैंक के अंदर आपको घर के कागज़ रखने पड़ेंगे, वो कहलाएगी आपकी कोलैटरल या आपकी गारंटी। मान लो उस घर को कल को कुछ हो जाए, है ना, आपने उस पर लोन भी लिया हुआ है, तो बैंक के हाथ से वो गारंटी निकल जाएगी। बैंक बोलेगा मेरे पास कोलैटरल डैमेज आ गई है, जो गारंटी मुझे मिली हुई थी वो गारंटी चली गई। जब IL&FS डूबा तो इसके सारे एसेट्स डूब गए, इसकी कोलैटरल डैमेज RBI के पास रखी हुई थी वो डूब गई। जैसे ही वो कोलैटरल डैमेज हुई उसको, वो जो कोलैटरल जो था गारंटी था वो डूबा, बाकी सब NBFCs को भी RBI ने पैसा देने से मना कर दिया, बोला मेरे को तुम्हारे पे विश्वास नहीं है, तुम तो बहुत जल्दी मुकर जाते हो। समझ गए ना। तो कोलैटरल का मतलब होता है सेकेंडरी या सपोर्टिंग, फाइनेंशियल टर्म से मतलब होता है सिक्योरिटी, डिपॉजिट या गारंटी, है ना। चलिए आगे बढ़े। सॉल्वेंसी का मतलब होता है फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस। अगर आप सॉल्वेंट हो तो आप कल दुकान खोलोगे, माल भी लाओगे और बेचोगे, आपके पास जेब में इतना पैसा है तो आप सॉल्वेंट रहोगे, है ना। इसका बिल्कुल उल्टा है इनसॉल्वेंसी, आप में दिवालियापन आ गया है, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं बाजार से माल ला करके किसी को बेच पाऊँ, है ना, दिवालिया हो गए हो, इनसॉल्वेंट हो गए हो। तो ऐसे इनसॉल्वेंसी कंसर्न्स भी आ गए थे कई कंपनियों के अंदर, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी प्रेशर इतना आ गया था, बैंक से उनको बाजार से पैसा मिल ही नहीं रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें द डिसेंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है फाइनेंशियल आर्टिकल्स, लेकिन आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से मैं समझा पाऊँ। करें द डिसेंट ऑफ वन सच प्लेयर, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या DHFL बिगेन अराउंड द सेम टाइम। करें जो पतन है, डिसेंट है, जो फॉल है एक ऐसे प्लेयर की जिसका नाम है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, DHFL। कह रहे ये पतन भी शुरू हुआ इसी पीरियड के दौरान, अराउंड द सेम टाइम। अच्छा कैसे हुआ। कह रहे इट्स क्रेडिटर्स अप्रूव्ड अ रिजोल्यूशन प्लान फॉर द फर्म लास्ट वीक। इसी फर्म के जो क्रेडिटर्स थे, इस DFHL को जिन लोगों ने पैसा उधार दिया हुआ था बिजनेस करने के लिए, इन्होंने अप्रूव किया एक रिजोल्यूशन प्लान को फर्म के लिए पिछले ही हफ्ते। तो 2018 में DFHL डूबने वाला था, अभी पिछले वीक ही इसको डूबने से बचाने के लिए क्रेडिटर्स ने सोचा कि कैसे इसको बचाया जाए, एक रिजोल्यूशन प्लान इन्होंने बनाया। समझ गए ना। पहले उसका एग्जाम्पल दिया, अब दूसरी कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा है DFHL का। डिसेंट का मतलब होता है पतन, फॉल या स्लाइड, है ना, किसी चीज़ का फिसलना, नीचे गिरना। करद RBI इज प्रपोज्ड रेगुलेटरी रिएक्शन टू सच लार्ज NBFC फेलियर्स दैट हैव हैड अ सिस्टमिक इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर कुड नॉट हैव कम सूनर। कह रहा RBI को जो प्रपोज किया वो रेगुलेटरी रिएक्शन है। RBI ने जिसका भी ऑफर रखा है ऐसे रेगुलेटरी रिएक्शन का, है ना, और किसके लिए, बड़े बड़े NBFC के फेलियर्स के लिए। कह रहे वो फेलियर्स जिनका रहा है एक सिस्टमिक इम्पैक्ट, जिनका पूरे सिस्टम पे एक असर रहा है इस सेक्टर के, है ना। कह रहे RBI का जो रिएक्शन है ना, और इससे जल्दी नहीं आ सकता था, कुड नॉट हैव कम सूनर। बहुत सही वक्त पे आया ये, है ना, इससे पहले भी नहीं और देरी से भी नहीं, बिल्कुल सही वक्त पे RBI ने इस फैसले को लिया है कि NBFCs को भी मैं आज से रेगुलेट करूँगा, क्योंकि ये पूरे सिस्टम पे असर डालते हैं जब जब ये फेलियर इनमें आता है। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, रिएक्शन की वर्ब है कुड नॉट हैव कम, दैट की वर्ब है हैव हैड, हैज़ हैड, हैव हैड, हैड, शायद 400-500 बार हमने कर लिया पिछले एक साल में, है ना। अगर आपने पिछले 10-20 एडिटोरियल भी देखे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता होगा। हैज़ हैड, हैव हैड और हैड क्या होता है। यहाँ ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा मैं जिसको सीखना हूँ। इट हैज़ सॉट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द नीड टू बी निम्बल एंड मिटिगेट सिस्टम रिस्क विद अ 4-tiered रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। अब RBI बता रहा है कैसे कर रहा है इस काम को, है ना, कैसे वो रेगुलेटरी रिएक्शन लाएगा। कह रहा है RBI ने कोशिश की है, इट हैज़ सॉट। अच्छा क्या कोशिश की है, कि वो स्ट्राइक करेगा एक बैलेंस को, वो एक संतुलन को लेके आएगा। अच्छा किस किस के बीच, बिटवीन लगा के बता रहा है, उस ज़रूरत के बीच जो है निम्बल होने की, जो है क्विक होने की। निम्बल का मतलब है एकदम तेज़ी में, एकदम क्विक, एकदम असरदार। और दूसरा किसका है, मिटिगेट करने की सिस्टमिक रिस्क को, कम करने की सिस्टम में रिस्क को। तो कह रहा RBI ने सोचा है, सही प्लान बनाया है कि वो स्ट्राइक करेगा एक बैलेंस को इन दोनों ज़रूरतों के बीच। एक तो RBI चुकन्ना हो, निम्बल हो, और दूसरा मिटिगेट करे सिस्टम के रिस्क को। और कैसे करेगा ये काम, 4-tiered रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के जरिए। एक ऐसी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होगी, एक ऐसा मॉनिटरिंग का ढांचा होगा जिसमें 4 tier होंगे, जिसमें 4-4 लेवल होंगे। सबसे छोटी वाली NBFCs को कम रेगुलेट करना, दूसरे लेवल पे सबसे उससे बड़ी वाली, तीसरे लेवल पे उससे बड़ी वाली, चौथे लेवल पे सबसे बड़ी वाली। तो टीयर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से रेगुलेट करेगा। जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा RBI का मॉनिटरिंग। समझ गए ना। सिंपल सेंटेंस है, इट की वर्ब है हैज़ सॉट, इट लगा है RBI के लिए,
निम्बल का मतलब है क्विक, अलर्ट, एजाइल, है ना, चुस्ती वाला। मिटिगेट करना मतलब किसी चीज़ को कम करना, लेसन करना, एमिलिएट करना, पेसिफाई करना, मॉडिफाई करना, है ना, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना, मिटिगेट करना। 4 टीयर मतलब जिसके 4 टीयर हों, 4 लेवल हों, 4 ग्रेड हों। टीयर का मतलब होता है ग्रेड या लेवल। स्ट्राइक या बैलेंस का मतलब है चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना। स्ट्राइक पे मैंने आपको 4 और इडियम्स करवा चुका हूँ, स्ट्राइक ए डील, स्ट्राइक गोल्ड, स्ट्राइक होम और स्ट्राइक ए कोर्ट। चारों को मैं आपको करवा चुका हूँ कई बार, अपने नोट्स को देखें और अभी याद करें, है ना। कमेंट सेक्शन में अपडेट करना जिन लोगों को याद आ जाए। अच्छा, जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं या अभी चैनल पे आए हैं, आप इनको सर्च करें नेट पे, बहुत अच्छी इडियम्स हैं, आपको आनी चाहिए, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, जब भी कोई वर्ड पकड़ो उससे सारा उसका अगला पिछला पूरी हिस्ट्री निकाल लिया करो। जिस स्ट्राइक से 5 ही बनती हैं अच्छी वाली, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना, पांचों की पांचों। करें दिस इंटेल्स अ लार्जली लेसिस फेयर अप्रोच फॉर स्मॉलर एनबीएफसीज, प्लगिंग सम ऑफ द आर्बिट्राजेस available to mid-sized NBFCs vis-a-vis banks, and imposing tougher bank-like capitalization, governance and monitoring norms for the largest players। अब इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है, बहुत लंबा है अभी भी। कह रहे ये जो चीज़ बनाई आरबीआई ने, 4 स्ट्रक्चर, 4 लेवल की स्ट्रक्चर, ये चीज़ इंटेल करती है, ये चीज़ पीछे पीछे लेके आती है, ज़रूरी बनाती है। इंटेल करना मतलब किसी चीज़ को अपनी पूंछ बना के पीछे पीछे ले आना। आपने एक काम किया, उसके पीछे उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। जो कह रहे ये जो स्ट्रक्चर आरबीआई ने बनाई है ना, ये ज़रूरी बनाती है, इंटेल करती है, नेसेसिटेट करती है एक बहुत ही इस टाइप की अप्रोच को, जिसको बोलते हैं लेसिस फेयर। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है जिसमें आप रेस्ट्रिक्शन ना डालो, ज़्यादा टांग ना फंसाओ, हल्का फुल्का आप जो है ना कंट्रोल करो। तो कह रहे इससे ज़रूरी हो जाएगी एक हल्की फुल्की कंट्रोल वाली अप्रोच, है ना, हल्की फुल्की। और किसके लिए? छोटी एनबीएफसीज के लिए, उनमें तो ज़्यादा कंट्रोल आरबीआई नहीं करेगा। अच्छा, ये कैसे होगा ये काम? प्लग करते हुए होगा कुछ आर्बिट्राजेस को। प्लग करना मतलब गड्ढे को भरना। आर्बिट्राज का मतलब होता है एक अनोमली, एक असमानता। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है बैंकिंग सेक्टर में। कह रहे ये काम होगा भरते हुए एक असमानता के गड्ढे को, जो अवेलेबल है किनके लिए? मिड साइज्ड एनबीएफसीज के लिए। और किसके सामने? बैंकिंग के सामने। तो बैंक के सामने इनको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, उस गड्ढे को, उस असमानता के गड्ढे को भी आरबीआई प्लग कर देगा। और क्या करते हुए? लगाते हुए टफर और ज़्यादा टफ बैंक के जैसे कैपिटलाइजेशन के, गवर्नेंस के और मॉनिटरिंग नॉर्म्स को। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पूंजी से रिलेटेड, गवर्नेंस का मतलब है प्रशासन से रिलेटेड, मॉनिटरिंग का मतलब है मॉनिटरिंग से रिलेटेड, नॉर्म्स मतलब रूल। तो बड़े बैंक के सामने इस तरह के नॉर्म्स लगेंगे फॉर द लार्जेस्ट प्लेयर्स के लिए। अच्छा, और किन के लिए? कह रहा है एंड दोज, उनके लिए विच कुड पोज एज सिस्टमिक रिस्क ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर ऑपरेशंस, जो कि खड़ा कर सकते हैं एक पूरे सिस्टम को, रिस्क को, अपने नेचर ऑफ ऑपरेशंस के कारण। उनका इस टाइप का ऑपरेशंस है कि पूरे सिस्टम को रिस्क आ सकता है, उनके लिए भी। तो वही बात बता रहा है। छोटे के लिए तो लेस इज फेयर अप्रोच है, इसमें ज़्यादा टांग नहीं फंसाएंगे। मिड कैप वालों के लिए इनकी असमानताओं के गड्ढों को भरा जाएगा। बैंक के सामने इसको समानता के साथ में ट्रीट किया जाए, इनको बैंक के सामने ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, है ना। और बड़े वालों पे ना, इन पे लगा दिया जाएगा ऐसे बैंक लाइक कैपिटलाइजेशन के, गवर्नेंस के और मॉनिटरिंग नॉर्म्स को, जो कि लार्जेस्ट प्लेयर्स पे लगेंगे, सबसे बड़े वालों पे। और उन पे लगेंगे जिनका काम धंधा इस टाइप का है कि वो रिस्क खड़ा कर देते हैं पूरे सेक्टर के लिए। तो ये होगी 4 टीयर अप्रोच। आई थिंक समझ गए होंगे। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ जितना अच्छे से समझा पाऊँ, है ना, ऐसे समझ पाओगे। आपको वर्ड टू वर्ड जाना पड़ेगा। एंटेल करना मतलब नेसेसरी बनाना। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है जिसमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा हो और रेस्ट्रिक्शन बहुत कम हो, है ना, अनरेस्ट्रिक्टिव हो। प्लग करना मतलब गड्ढे को भरना। विजु विज मतलब सामने, इसको विजु वी भी बोलते हैं और विसा वी भी बोलते हैं। अब जो मर्जी बोल लें, विजु वी या विसा वी, इसका मतलब होता है सामने, है ना। गवर्नेंस मतलब प्रशासन। अब आ जाओ आर्बिट्राज। देखो प्राइस डिफरेंस होता है। आप बैंक से 8% पे लेते हो ना, तो ये एनबीएफसी कितने में दे रही है? ये 5.5% में दे रही है या 6% में दे रही है। अब क्या हो रहा था, कुछ लोग एनबीएफसी से 6% में लोन लेके बैंक को लोन दे देते थे, वो आगे, मतलब बैंक में एफडी करवा दी, यहाँ से लोन लिया और बैंक में एफडी करवा दी। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा था, है ना, मिसयूज हो रहा था। यहाँ से कम ब्याज पे, कम इंटरेस्ट पे लोन लेके ज़्यादा इंटरेस्ट पे एफडी करवा देना। तो इसी में प्राइस डिफरेंस अनॉमली थी, इसी को आरबीआई भरेगा। अब जिस रेट पे बैंक से लोन मिलता है, उसी पे ही मिड साइज एनबीएफसी से भी मिलेगा। इनको बिना बात का मुनाफा मिलना बंद हो जाएगा एनबीएफसीज को, है ना। चलो, कह रहा है अ टॉप टियर हैज़ बीन एनविसेस्ड with even more scrutiny, but the RBI wants to widely use this approach only when a certain large player poses extreme risk। तो ऊपर इसने 3 टीयर बताए थे, अब चौथे की बात कर रहा है। कह रहे जो टॉप टीयर होगा ना,
उसको सोचा गया है, एनविशेस किया गया है और ज़्यादा स्क्रूटनी के साथ और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के साथ, है ना, नकेल के साथ। लेकिन आरबीआई चाहता है आइडली इसको यूज़ करना, और कब, इस अप्रोच को तभी, ओनली व्हेन, जब एक कोई बड़ा लार्ज प्लेयर पोज करेगा एक्सट्रीम रिस्क को, तो चौथे लेवल में उसको डालेगा जो बहुत शरारत करे, जो बहुत जल्दी डूबने की बात कर रहा हो, है ना, उल्टे सीधे काम कर रहा हो। तो आरबीआई बोल रहा है चौथे के लिए मैं रिजर्व रख रहा हूँ ऐसे शरारती तत्वों को जो पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिस्क देंगे, वहाँ पे मैं चौथा टियर उन पे लगाऊंगा। समझ गए? एनविशेस का मतलब होता है परिकल्पना करना, इमेजिन करना, विजुलाइज करना, एनविजन करना, सोचना किसी चीज़ के बारे में, प्लान करना। कह रहा गिवन द बैंकिंग सेक्टर्स ऑन वूस ओवर द पास्ट 2 years, पीएमसी बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, कह रहा देखते हुए बैंकिंग सेक्टर की खुद की परेशानियों को, वूस को, है ना, सफरिंग को, डिफ़िकल्टीज़ को, पिछले 2 सालों में, एग्जाम्पल में बता रहा है, ये सारे बैंक जो डूबे हैं, है ना, पीएमसी, यस बैंक और लक्ष्मी विलास, कह रहा देखते हुए ना परेशानियों को पिछले 2 साल में बैंकिंग सेक्टर की, अ होलिस्टिक रिबूट ऑफ द ओवरसाइड मैकेनिज्म फॉर एनबीएफसी एंड बैंक्स इज क्रिटिकल टू रिटेन कॉन्फिडेंस एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कह रहा है एक अपने आप में कंप्लीट रीबूट, रीबूट का मतलब होता है रीस्टार्ट, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, होल, कह रहा है अपने आप में एक पूरी तरह से जो रीस्टार्ट है ना ओवरसाइड के मैकेनिज्म की, मॉनिटरिंग के सिस्टम की, और किन के लिए, इन कंपनीज के लिए और बैंक्स के लिए। कह रहा है अपने आप में जो रीस्टार्ट है, रीबूट है, ये बड़ा ही क्रिटिकल होगा ताकि बना रहे कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। कह रहे जिसको विच सेंट्रल बैंक गवर्नर शशिकांत दास हैज टर्म्ड अ पब्लिक गुड, कह रहे जिसको हमारे गवर्नर साहब ने, शशिकांत दास साहब ने टर्म किया है एक पब्लिक गुड के नाम पे। समझ गए ना? तो इनका क्या कहना है, बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो पब्लिक की संपदा है, पब्लिक गुड है, वो ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आसान करके पब्लिक को दे रहे हैं, ये होनी चाहिए पब्लिक के पास, हमारा अधिकार है। तो कह रहे ये जो होलिस्टिक रिबूट है ना बड़ा ही क्रिटिकल होगा इन दोनों चीज़ों को लाने में। समझ गए सेंटेंस को? रिबूट मतलब रीस्टार्ट, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट हो, होल हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, ओवरसाइड का मतलब होता है निगरानी, है ना, सुपरविजन, मॉनिटरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और था यहाँ पे, पर वीडियो लंबी हो जाएगी, आज उसको अपने मिस करेंगे। कह रहा इट इज़ होप्ड द ब्लू प्रिंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ NBFCs which can lend for activities bank often do not support, be it micro loans or infra projects, is formalized soon. कह रहा ऐसी आशा है, it is hoped। अच्छा क्या, जो ब्लूप्रिंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लूप्रिंट, है ना, ढांचे को। कह रहा ऐसी आशा है कि जो ढांचा है ना रेगुलेशन का, मॉनिटरिंग का, जो सुपरविजन का, निगरानी का, और किसकी, NBFC का। कह रहा जो कि ये NBFC वो हैं जो कि लैंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जिनको बैंक अक्सर सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे बात हो माइक्रो लोन्स की, चाहे बात हो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, है ना। कह रहा है ऐसा होप किया जा रहा है कि इनकी निगरानी का जो ढांचा होगा इन NBFC का वो फॉर्मलाइज हो जाएगा बहुत जल्दी, आधिकारिक तौर पे उसकी पुष्टि हो जाएगी बैंक जो है RBI के द्वारा। समझ गए? NBFC के बारे में बताया गया, ये NBFC वो कंपनियां होती हैं जो ऐसे लोगों को लोन देती हैं जिनको बैंक लोन नहीं देते, जैसे छोटे मोटे दुकानदार, माइक्रो लोन्स लेने वाले, या बहुत ही बड़े बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो करते हैं, है ना, ये होती हैं NBFC ऐसे लोगों को लोन देने वाली। कह रहे दिस वुड इंश्योर द फ्लैचलिंग इकोनॉमिक रिकवरी इज नॉट हैम्पर्ड बाय फंडिंग कंस्ट्रेंट्स। और कह रहा है ये ऊपर वाला जो ढांचा है ना ये इंश्योर भी करेगा कि जो इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है और फ्लैचलिंग है थोड़ी सी डेवलप हो रही है ना, अभी शुरुआती स्केल पे है, नासलिंग है। तो कह रहे ये पूरी ऊपर वाली चीज़ पक्का करेगी कि अभी शुरुआती इकोनॉमिक रिकवरी जो है, आर्थिक जो रिकवरी है वो हैम्पर नहीं होती है, वो चोट नहीं खाएगी फंडिंग की कंस्ट्रेंट से, पैसे के प्रतिबंधों से, है ना। ये चीज़ भी इंश्योर होनी चाहिए कि रिकवरी जो है अपने आप में हैम्पर, इम्पीड या ऑफसेट ना हो पैसे की कमी के कारण। वर्ड्स देखने वाले, इंश्योर मतलब पक्का करना, फ्लैचलिंग मतलब शुरुआती दौर में, डेवलपिंग हो, नस्लिंग हो, कंस्ट्रेंट मतलब पाबंदियाँ, रिस्ट्रेंट्स बोल दो, कब बोल दो, कंट्रोल बोल दो, है ना, कंस्ट्रेंट्स, पाबंदियाँ। हैम्पर का मतलब है रोकना, स्टॉप करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, किसी के रास्ते का रोड़ा बनना हैम्पर कहलाता है। थोड़ा सा पुश कर रहा होगा आपकी लिमिट्स तक आपको, क्योंकि इसमें वोकैब भी बहुत आ गई, ग्रामर भी बहुत आ गई, और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स तो थे ही। पर मेरी कोशिश यही होती है कि जितना अच्छे से मैं समझा पाऊँ, जितना मुझे आता है ना समझ में, मैं चाहता हूँ वही आपको भी आना चाहिए। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दें। अब बारी आपके आज के क्विज़ की। थोड़ा सा इजी बना दिया मैंने क्विज़, क्योंकि ऑलरेडी अपना आर्टिकल ही बहुत टेढ़ा था, है ना। अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट सेक्शन में, 2 में से कितने नंबर आए। पहले ये वाला कर लेते हैं, इनमें से कौन सा पेयर इन दोनों वर्ड्स को, पेयर को मैच नहीं करता किसी भी फॉर्म में, है ना, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, चाहे सिनोनिम चाहे एंटोनिम। अनरेवल का मतलब होता है किसी मिस्ट्री का तार तार होना,
किसी बड़ी समस्या का सुलझ जाना, या फिर किसी चीज़ का ढह जाना, है ना, कोलैप्स कर जाना। कोलैटरल का मतलब होता है सेकेंडरी, जो चीज़ सपोर्ट में हो, या फिर कोलैटरल को हम बोलते हैं गारंटी, है ना, बैंकिंग टर्म्स के अंदर। तो देखो कोलैटरल का सपोर्टिंग वाला ये प्राइमरी रोल भी इसका वो है, मतलब प्राइमरी भी इसका सिनोनिम है। प्राइमरी तो इसका उल्टा हो गया, सेकेंडरी इसका सिनोनिम हो गया। समझ लो मेरी बात को, हमें रिलेशन देखना है, डायरेक्ट रिलेशन, चाहे सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम हो। तो प्राइमरी भी इसका एंटोनिम है और सेकेंडरी इसका सिनोनिम है, गारंटी इसका सिनोनिम है और ये भी इसका सिनोनिम है। तो ये तो चारों ही जो है कोलैटरल के लिए चारों ही वर्ड जो है बिल्कुल ठीक है। अनरेवल से देखते हैं कौन सा कनेक्शन नहीं बैठ रहा। अनरेवल का मतलब होता है किसी समस्या का तार तार होना, जैसे किसी समस्या का डिसाइफर होना। डिसाइफर होना मतलब किसी प्रॉब्लम का सबके सामने जो है सोल्यूशन आना, डिसाइफर होना। रिवील का मतलब ये होता है भंडाफोड़, कोई बड़ी चीज़ हो, समस्या हो, कोई बड़ी मिस्ट्री हो, वो रिवील होगी तो उसके सबके सामने उसका सोल्यूशन आएगा। मैनिफेस्ट का मतलब यही होता है प्रकट होना, है ना। अगर आपके सामने कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है तो अभी तक वो छुपी हुई थी, अब प्रकट हो गई है, अनरेवल हो गई है। फ्लैशलिंग का मतलब होता है शुरुआती दौर में होने वाली चीज़, है ना, जो भी डेवलप कर रही हो। तो सी के अंदर फ्लैशलिंग का अनरेवल से कोई कनेक्शन नहीं है, कोलैटरल से भी कोई कनेक्शन नहीं है, सी आपका आंसर है। वो क्या आपको थोड़ा सा मैंने डीप में लिया है ताकि आपकी पूरी रिवाइज हो जाए जो आपने सीखी है। सी आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ फर्स्ट वाले में, 3 आपके पास ब्लैंक्स हैं। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन डीलिंग विद द ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज या मिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स हैज़ बीन एज पजलिंग या पजलिंगली एज दैट डीलिंग विद ओरिजिन ऑफ लाइफ। कह रहे जो सवाल है ना, जो जुड़ा हुआ डील विद करता है ओरिजिन से, हमारे यूनिवर्स के, हमारे जो ब्रह्मांड के, जो ये सवाल है कह रहे, और ये एक ऐसा सवाल भी है जो कि एक ऐसा है सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी भरी पजल्स में से एक हमारे यूनिवर्स की। कह रहे ये जो सवाल है ना, अब इसकी वजह हैज़ बीन, ये सवाल रहा है, और क्या रहा है, इतना ही पजलिंग या इतना ही पजलिंगली जितना कि वो वाला सवाल जो है डील विद करने वाला लाइफ के ओरिजिन से। तो यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये सवाल उतना ही पजलिंग है, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ज़िंदगी कैसे ओरिजिनेट हुई। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एज और एज के बीच में देखना है क्या आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। देखो सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, लिंक वर्ब पड़ी है हैज़ बीन। अगर लिंक वर्ब रखी है, एक्शन वर्ब नहीं रखी, तो बीच में आएगा एक एडजेक्टिव। पजलिंगली एक एडवर्ब है, ये तो आ नहीं सकती। समझ गए मेरी बात को। अगर एक्शन वर्ब होती तभी एक्शन वर्ब के साथ में एडवर्ब आता, एक्शन वर्ब है ही नहीं, तो ना ए आपका आंसर है ना डी आपका आंसर है। तो सी और बी में से एक आपका आंसर है। और वन ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए मिस्ट्रीज। मिस्ट्री भी आपका आंसर नहीं है। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर बनेगा सी। वन ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा तो मिस्ट्रीज आएगा। एक्शन वर्ब नहीं रखी तो बीच में एडजेक्टिव आएगा, और यहाँ पे दैट आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन को कंपेयर करना है। अगर ये क्वेश्चंस होता तो यहाँ पे दोज आ जाता, है ना। दोज का कोई सवाल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम यहाँ पे दैट को लगाएंगे। एक लाइक और एक शेयर। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। रेगुलरिटी को बनाए रखें, रोज़ आपको आधा पौना घंटा देना है वीडियोज़ को। अगर आप रेगुलर रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। दे मुझे इजाज़त, कल तक के लिए साइनिंग आउट।